नमस्कार। होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को सहारा इन्वेस्टर के रिफंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में देने जा रहा हूं। साथियों, जैसा कि मैंने अपने पूर्व वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी तथा अन्य सोसाइटियों का मैटर बहुत महत्वपूर्ण मैटर लगातार 2022 से चला आ रहा है, जिसमें से एक रिट पिटीशन है 29/952/2022, जिसमें रोज जब से दायर हुआ है अल्टरनेटिव 2-3 दिन का डेट लग रहा है। इस पिटीशन को श्री राजेश्वरी प्रसाद पांडे ने दायर किया है और उनका लगभग 40 लाख रुपए डिपॉजिट है, जिस डिपॉजिट को आहरण करने के लिए, भुगतान दिलाने के लिए यह पिटीशन फाइल किया गया है, जिसकी अभी रिसेंटली डेट 3 मार्च 2023 को थी। 3 मार्च के बाद से उच्च न्यायालय में होली अवकाश होने के कारण उक्त प्रकरण को होली अवकाश के उपरांत 13/3/23 को लिस्टेड किया गया है। साथियों, 13/3/23 को एक और प्रकरण लिस्ट किया गया है, जो है देवकी नंदन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। रिट पिटीशन 6693/2022। ये जबलपुर के ही पिटिशनर हैं जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा किए थे, जिसके भुगतान के लिए रिट पिटीशन फाइल किए हैं। एक प्रकरण और 13/3 को लिस्टेड है, जो सागर से हैं। रिट पिटीशन 22/762/2022 विष्णु प्रसाद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यानी साथियों, अगर ये देखा जाए तो अब मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सभी उच्च न्यायालयों में अब जो इन्वेस्टर हैं वो अपना भुगतान पाने के लिए लगातार रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं और माननीय न्यायालय उस पर अपना आदेश पारित भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रकरणों में सहारा के एडवोकेट्स के द्वारा या भारत सरकार के जो एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा यह दलील दी जाती है कि चूंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई आर्डर पारित नहीं करता है तब तक इस केस को लंबित रखा जाए। इस तरह से कहते हुए इन प्रकरणों को आज दिन तक लंबित रखा गया है। लेकिन ये जो 2-3 प्रकरण हैं, इन 2-3 प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय का व्यू ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है वो सहारा से भी विवाद से संबंधित मैटर है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव या सहारा की जो सोसाइटियां हैं उनका पैसा सहारा इंडिया परिवार में है, तो उनका पैसा कैसे भुगतान हो, कौन भुगतान करेगा, कब तक भुगतान होगा, इस संबंध में ये तीनों पिटीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखना है कि 13/3/23 को क्या आर्डर होता है। इसी तरह से साथियों, एक मैटर अभी रिसेंटली पटना हाई कोर्ट में भी पेश हुआ है और पटना हाई कोर्ट ने सरकार के दलीलों को खारिज कर दिया है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 1 हफ्ता के अंदर जवाब मांगा है कि आप सहारा सोसाइटियों के भुगतान की क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं और कब तक भुगतान करेंगे। इस तरह से स्पष्ट नोटिस जारी किया गया है। तो अब आने वाले दिनों में हम सहारा निवेशकों के लिए निश्चित रूप से खुशखबरी आएगी, हम लोगों का भुगतान होगा। जो भी इसके अलावा नया अपडेट्स आएगा हम आप लोगों को अपने चैनल पर जानकारी देते रहेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण केस है, जो सहारा सेवी से संबंधित केस है, सहारा सोसाइटी का जो अभी ट्रांसफर पिटीशन का मामला है, ट्रांसफर पिटीशन को भी 17/3/23 को लिस्टेड किया गया है, लेकिन 17/3/23 को उस पर कार्रवाई होना संभव नहीं है।
उस पे, क्योंकि जब तक मेन केस का निराकरण नहीं हो जाता, सहारा सेबी प्रकरण जो चल रहा है 2012 से, उस प्रकरण का निराकरण होने के उपरांत ही सारे केसों का निराकरण हो जाएगा। जब तक सहारा सेबी विवाद का निराकरण नहीं होगा, क्योंकि बीच बीच में सहारा कहती है कि मेरा पैसा सेबी के पास जमा है, मेरे ऊपर एम्बार्गो लगा है, मैं चाहकर भी भुगतान नहीं कर सकता। इस तरह से कई दलीलें माननीय सुप्रीम कोर्ट में या माननीय उच्च न्यायालयों में प्रस्तुत की जाती है, जिसके बदौलत इन प्रकरणों की प्रक्रिया, इनमें डेट जो है वो आगे बढ़ा दी जाती है। इस तरह से साथियों मैं कहना चाहता हूं कि जब तक मेन केस का जजमेंट नहीं होगा तब तक निराकरण नहीं होगा। और मेन केस का अपडेट ये है कि मेन केस का निराकरण अब 18, 19, 20 तारीख जो दिया गया है उसमें निश्चित रूप से ही 18, 19, 20 तक में, यानी 3 दिन लगातार हियरिंग चलेगी और 3 दिन में निश्चित रूप से ही निराकरण हो जाएगा, उसका पटाक्षेप हो जाएगा। चाहे उस पे जो भी जजमेंट हो, चाहे उस पे सहारा इंडिया को, जो सेबी का कथनानुसार सेबी बोल रही है कि अभी हमको 62,000 करोड़ रुपया ब्याज सहित सहारा इंडिया से लेना है, चाहे वो ऑर्डर हो जाए, चाहे सहारा इंडिया जो बोल रहा है कि हमने 15,000 करोड़ रुपया जमा किया है लेकिन आज दिन तक सेबी के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है और यह राशि भुगतान करने के लिए, निवेशकों को भुगतान करने के लिए दिया गया था। तो चूंकि सेबी भुगतान नहीं की है, इसलिए सेबी से पैसा जो भी हमारा बनता है ब्याज सहित हमको रिटर्न किया जाए। तो अब दो में से एक तो होगा, चाहे सेबी पैसा सहारा को दे या सहारा के ऊपर आक्षेप लगे, सहारा को पैसा देना पड़े सेबी को। दोनों ही स्थिति में हम निवेशकों की जीत होगी। क्यों जीत होगी? अगर सहारा को पैसा देने का ऑर्डर होता है तो निश्चित रूप से हम लोगों को फिर से सरकार ही एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार पर्सन बन जाती है हम लोगों के निवेश को रिफंड कराने के लिए, क्योंकि सहारा फिर दिवालिया हो जाएगी, सहारा इंडिया फिर कुल मिला के खत्म हो जाएगी, क्योंकि 62,000 करोड़ रुपया सहारा को रिटर्न करने के बाद इन्वेस्टरों का भुगतान कराए, ये संभव नहीं होता है। क्योंकि हालांकि सहारा इंडिया के द्वारा बोला गया है कि जितना हमारी देनदारी है उसके 3 गुना संपत्ति हमारे पास है, लेकिन ये कहने के लिए है। 3 गुना संपत्ति हम कह सकते हैं, लेकिन जब उसका हम वास्तविक मूल्यांकन करते हैं, जब उसको हम बाजार में ले जाके सेल करने की स्थिति में आते हैं, तब पता चलता है कि उसकी जो हम आकलन कर रहे थे उस आकलन से कई गुना संपत्ति कम है। तो ये 3 गुना जो बता रहे हैं वो 3 गुना संपत्ति नहीं है, क्योंकि इसी तरह का मैटर 2012 में ही पीएससीएल का आया था। पीएससीएल ने अपना 4 गुना संपत्ति बताया था कि मेरे पास 4 गुना संपत्ति है, लेकिन आज तक पीएससीएल के इन्वेस्टरों का भुगतान नहीं हो पाया। तो सहारा इंडिया के इन्वेस्टरों का भुगतान कैसे हो पाएगा? तब हम लोगों को सिर्फ एक ही चारा बचता है, एक ही चारा, हम लोगों के पास एक ही विकल्प बचेगा कि हम लोग सरकार से निवेदन करेंगे, सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। इसी आंदोलन के माध्यम से हम सरकार से यह ऑर्डर कराएंगे कि जो पूरे देश भर के इन्वेस्टर हैं, पूरे देश भर के इन्वेस्टरों के का भुगतान सरकार तत्काल कराए और सरकार आगामी ऐसा नियम बनाए कि इस तरह के संस्थाओं के द्वारा किसी भी निवेशक के साथ छल कपट या लूट न हो सके। हालांकि बर्ड्स एक्ट बना है साथियों, लेकिन बर्ड्स एक्ट के तहत जो भी कार्रवाइयां हो सकती हैं, सहारा इंडिया के इन्वेस्टरों का बर्ड्स एक्ट के तहत भुगतान मिलना संभव नहीं है, क्योंकि बर्ड्स एक्ट में जो प्रावधान है वो अनियंत्रित जमा योजना पर हैं और सहारा इंडिया में जो जमा लिया गया है वो अनियंत्रित जमा योजना के तहत नहीं लिया गया है। सहारा इंडिया विधिवत लाइसेंस प्राप्त करके विधिवत योजना के माध्यम से राशि लोगों से जमा कराई है, इसलिए इसको हम अनियंत्रित जमा योजना नहीं मान सकते। अनियंत्रित जमा योजना यानी बर्ड्स एक्ट जो है, बर्ड्स एक्ट का जो मुख्य प्रावधान है, यानी इस तरह से जो जमा लोगों से लेते हैं उन संस्थाओं के ऊपर
निषेध करने का, उनको उनके लाइसेंस को खत्म करने का प्रावधान करता है। लेकिन इस तरह से हमारे सहारा इंडिया पर इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए बर्ड्स एक्ट का जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 180 दिन में भुगतान हो जाएगा, यह संभव नहीं है। अब जो भी संभव है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार संभव है। अगर सुप्रीम कोर्ट जनहित के मुद्दे को थोड़ा भी दिल से सोचेगी, दिल से समझेगी, तो निश्चित रूप से हम निवेशकों के पक्ष में जजमेंट आएगा। और सुप्रीम कोर्ट सेबी को निर्देश देने के साथ साथ सहारा को भी सरकार को भी निर्देश दे सकती है कि आप तत्काल यथाशीघ्र निवेशकों का भुगतान कराने का प्लान बनाएं और उन प्लान के तहत लिमिट समय के अनुसार, समय सीमा के अंदर निवेशकों का भुगतान कराएं। तो साथियों, आज मैं पुनः आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। कृपया मेरी वीडियो अच्छा लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मैं सहारा इंडिया से संबंधित तथ्यों को, बातों को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देता रहता हूं। साथियों, आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।